और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज 28 अप्रैल 2026 और कल का दिन निर्णायक दिन होगा, जब 5 राज्यों के चुनाव में आखिरी दिन होगा मतदान का। 29 अप्रैल के मतदान के बाद 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अनेक राज्यों में, या फिर छत्रप फिर से कमान संभालेंगे। छत्रप कहने का मतलब केरल में विजयन, तमिलनाडु में स्टालिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असम में हेमंता बिस्वा शर्मा। इनमें सिर्फ एक पार्टी की सरकार है जो डबल इंजन की है। बाकी सभी सरकारों के स्वतंत्र छत्रप हैं, यानी विपक्ष की सरकारें हैं। तो क्या विपक्ष का अंतिम किला तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल ढह जाएगा या बचेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं। सर्वे अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन आपको पता ही है कि सर्वे पर आज के समय में कोई भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि सर्वे कभी ही सही सामने आते हैं। बाकी सभी सर्वे या तो बायस्ड होते हैं, पूर्वाग्रहों पर बनाए जाते हैं, और या फिर सर्वे करने वालों की पहुंच सच्चाई तक नहीं हो पाती है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो जितने भी सर्वे हैं, ममता बनर्जी की जीत चौथी बार, जी हाँ, हैट्रिक की ओर संकेत दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बंगाल के लिए यह कोई नई घटना नहीं होगी। कम्युनिस्टों ने बंगाल में 33-34 साल तक राज किया है। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के 33 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसका रिकॉर्ड अभी किसी मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रांत में नहीं तोड़ सका है। तो पश्चिम बंगाल की धरती वह उपजाऊ धरती है जहां पर रिकॉर्ड बनते हैं और रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं। ममता बनर्जी ने भी कम्युनिस्टों का किला ढहाया था और तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किया था। उसके पहले कांग्रेसियों का राज था, जिसे कम्युनिस्टों ने ढहाया था। तो सवाल उठता है कि 15 वर्षों के बाद जब से ममता बनर्जी राज कर रही हैं, क्या अब उनके दिन पूरे हो गए हैं? एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है, ममता की पकड़ राजनीति पर कमज़ोर हो गई है। क्या कुछ ऐसा सियासत में हुआ है? इसका पता तो हमें 4 मई को चलेगा। या तो दीदी फिर से आएंगी या भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बंद हो जाएगी। मोदी और शाह का डबल इंजन स्थापित करने का सपना चकनाचूर हो जाएगा, और इसी चकनाचूर की तरफ अगर सर्वे एजेंसियां, जो कि गोदी मीडिया के द्वारा सर्वे कराए गए हैं और सर्वे कंपनियों ने सर्वे किए हैं, अगर वह भी ममता बनर्जी की राग अलाप रही हैं, तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद का उपयोग करने के बावजूद भी अगर बंगाल के किले को फतह नहीं कर सकेगी, तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी और
अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत की विचारधारा यही है कि पूरे भारत पर भगवा फहराए, सभी राज्यों के मुख्यालयों पर या सभी राज्यों के राज्यपालों के घरों पर, मुख्यमंत्री के कार्यालयों पर भगवा फहराए। तो क्या वह दिन नज़दीक आ गया है जब पूरे देश में सभी राज्यों में भगवा फहराएगा और विपक्ष का सन्नाटा हो जाएगा, या यूं कहें विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाएगा? मोदी, शाह और भागवत को तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मोदी और शाह के साथ न सिर्फ मीडिया है, न सिर्फ चुनाव आयोग है, न सिर्फ एजेंसियां यानी सीबीआई, ईडी, आईटी है, बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ पूरा तंत्र खड़ा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है बंगाल फतह कराने के लिए और अपने फैसलों से वोटरों के फैसले को बदलना चाहता है, चुनाव आयोग के हथकंडे के बारे में सुप्रीम कोर्ट में खुलासा होने पर अगर सुप्रीम कोर्ट सख्ती से कार्रवाई नहीं कर सका है तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि मोदी और शाह ने सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया है। और अगर पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को जब होता है और उसके एक दिन या 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है और न सिर्फ विपक्ष के खिलाफ टिप्पणी होती है बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी को जिताने वाली कंपनी आईपैक को बर्खास्त कर दिया जाता है, उसे चुनावी मैदान से सुप्रीम कोर्ट हंटर चला करके हटा देता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? आज तक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की हिम्मत पड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेट स्पीच के खिलाफ कोई कार्रवाई किया हो? न सुप्रीम कोर्ट न चुनाव आयोग किसी ने प्रधानमंत्री के गिरेबान पर हाथ डालने से हर कोई बचते रहे हैं और इन चुनावों में भी बचे हैं और आगे भी बचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पूरे तंत्र को, पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया है। ममता बनर्जी की कोई औकात नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने, शाह के सामने, चुनाव आयोग के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने। और अगर इन सब से 10 कदम आगे ममता बनर्जी बढ़ जाती हैं, यानी पूरे तंत्र को हरा करके चौथी बार बंगाल की शेरनी अपनी दहाड़ बंगाल में लगाती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे भगवा गैंग की हार कहेंगे या ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की जीत कहेंगे? हम तो इसे धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष भारत और भारतीय संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की जीत कहेंगे कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहराई तक हैं कि उसे पूरा तंत्र मिल कर के हिला नहीं सका। अब कल आखिरी दिन चुनाव का है, कल देखिए कितने प्रतिशत वोट पड़ते हैं। 23 अप्रैल को तो बंगाल ने साबित कर दिया कि 90 से 95% तक मतदान पूरे बंगाल में होता है, और जिस पैटर्न पर बंगाल में मतदान हुआ है कमोबेश वही पैटर्न तमिलनाडु में, केरल में और असम में भी देखने को मिला है। तो भारी मतदान होने के पीछे की खास वजह क्या है? हमें लगता है कि SIR को लेकर के मतदाताओं को इतना डरवा दिया गया है या मतदाताओं में इतनी जागरूकता आ गई है कि उन्हें डर है कि अगर वोट नहीं देंगे
मतदाता सूची में नाम नहीं होगा तो हमारी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, और अगर नागरिकता खत्म की जाएगी तो सरकारी नौकरियों से महरूम हो जाएंगे, सरकारी योजनाओं परियोजनाओं से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे और इस देश के दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। नागरिकता समाप्त होने पर न चुनाव लड़ सकेंगे और न किसी भी स्थानीय चुनाव में भाग ले सकेंगे, न वोट दे सकेंगे, न चुनाव लड़ सकेंगे। इसलिए कि नागरिकता खत्म ना हो, चलिए वोट दे करके आते हैं। सबसे बड़ा डर यही है। और दूसरा डर यह है कि जिस पैटर्न पर पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल में SIR को लागू किया गया है, उससे भी लोग खौफ खाए हुए हैं। पति का नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन पत्नी का नाम गायब है, और कहीं कहीं पत्नी का नाम है, पति का नाम गायब है, या वयस्क बच्चों का नाम, बहू का नाम, बुजुर्गों का नाम गायब है। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था से बदला चुकाने के लिए, जो कि ममता के और स्टालिन के और विजयन के पक्ष में है, जनता भारी मात्रा में निकल चुकी है वोट देने के लिए। SIR के खिलाफ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में मतदान हुआ है। इसे ग्राउंड स्तर पर रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टरों ने चीख चीख करके कहा है। सोशल मीडिया पर ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग, और सोशल मीडिया पर हर कोई गांव का गरीब भी जो सोशल मीडिया पर है, उसने बताया है कि उसने SIR के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ वोट किया है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह वोट ममता बनर्जी को मिला है, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट चुनाव में होते हुए चुनाव में न होने का एहसास पूरे राज्यों को दिला रहे हैं। ऐसे में अगर SIR के खिलाफ वोट पड़ता है तो मायावती की सबसे बड़ी जीत की वजह और पूरे तंत्र को हराने की वजह यही हो सकती है। अब देखिए, बहुत दिन नहीं रह गया है, कल 29 अप्रैल है और 4 अप्रैल को परिणाम आएंगे। परिणाम आने पर पता चलेगा कि लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत के अहंकार और तानाशाही रवैये और चुनाव आयोग की एक पक्षीय हठ धर्मता की जीत हुई है। 4 मई को पता चलेगा, लेकिन अभी से पूरे देश में इस बात को लेकर के सनसनी मची हुई है कि अगर नरेंद्र मोदी पूरी ताकत, पूरी व्यवस्था का इस्तेमाल करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर यह हारेंगे तो क्या प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या दिल्ली की गद्दी थरथराने लगेगी और मोदी, शाह, भागवत के कान खड़े हो जाएंगे और इनका हिंदू राष्ट्र का सपना, मनुस्मृति लागू करने, संविधान को हटाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा? यह सवाल पूरे देश में व्याप्त है और हर कोई जानना चाहता है कि 4 मई को क्या होने वाला है। जो भी होगा 4 मई को ऐतिहासिक होगा। या तो भगवा गैंग की जीत होगी, भगवा गैंग विपक्ष के हर किले को नेस्तनाबूत कर देगा, या फिर भगवा गैंग खुद नेस्तनाबूत हो जाएगा। विपक्ष की जीत होगी, संविधान और कानून और लोकतंत्र की जीत होगी, क्योंकि इनकी जड़ें इस देश में, इस मिट्टी में गहराई तक हैं। ममता बनर्जी का माटी और मानुष के साथ 3 M के साथ अगर चौथा यम मुस्लिम जुड़ गया है तो यह भी ममता बनर्जी की जीत की ओर संकेत करता है। तो जाहिर है
कि ममता बनर्जी के जीत की आहट मिल रही है। सर्वे एजेंसियां चीख चीख कर कह रही हैं, तमाम समुदायों के मतदाता, मथुआ समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ तक कि कट्टर हिंदू समाज के लोग भी अगर ममता बनर्जी का गुणगान कर रहे हैं और ममता बनर्जी की हैट्रिक की उम्मीद कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दाल पश्चिम बंगाल में नहीं गलने वाली है। लेकिन मोदी और शाह की राजनीति का इतिहास देखें तो शाह का कहना है कि जिन राज्यों में हम जीतते हैं वहाँ तो अपनी सरकार बना ही लेते हैं, जिन राज्यों में हारते हैं वहाँ भी अपनी सरकार बना लेते हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल को हारने के बाद अमित शाह वहाँ अपनी सरकार बना लेंगे और अपनी दी हुई पिछली चुनौतियों और धमकियों के मद्देनज़र कामयाब हो पाएंगे? धमकियों की बात आती है तो अमित शाह ने पूरे बंगाल को धमकाते हुए कहा था कि अगर ममता बनर्जी के पक्ष में वोट होगा, एसआईआर के खिलाफ वोट होगा या चुनाव में कोई धांधली की जाएगी तो उन्हें उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाएगा। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ है, चुनाव आयोग उनके साथ है, धांधली करने वाले अधिकारी उनके साथ हैं, तो किसको उल्टा लटका करके टांग करके सीधा करेंगे? सिर्फ बिहार के लोग, सिर्फ बंगाल के लोग बचते हैं और उन्हीं को एक तरह से संदेश दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दीजिएगा तो हम तुम्हें उल्टा करके लटकाएंगे और फिर सीधा कर देंगे। उल्टा करके लटकाने का अर्थ हुआ कि फांसी पर लटका देंगे और सीधा करने का अर्थ हुआ कि फांसी के फंदे से निकाल करके फेंक देंगे। सीधा सा अर्थ यही है। यानी बंगाल की जनता को दहशत में डालकर चुनाव हासिल करने का नरेंद्र मोदी और शाह का तौर तरीका अगर पश्चिम बंगाल के लोगों को समझ में आ गया होगा और उनकी धमकियों से डरेंगे नहीं तो ममता बनर्जी की जीत निश्चित है। और वैसे भी पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वह यही संदेश लेकर के आ रहे हैं कि चौथी बार मायावती और चौथी बार ममता दीदी और ममता दीदी का डंका फिर से बजेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।